नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पवनदूती कविता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए, आज का हमारा जो ये प्रश्न है, भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो भूमिका के रूप में हम थोड़ा-सा लिखेंगे कि काव्य के अंदर जो भाव होते हैं, क्योंकि काव्य में 2 ही मुख्य पक्ष होते हैं, एक तो भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। भाव पक्ष को ही हम अनुभूति पक्ष कहते हैं और कला पक्ष को हम अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं। तो काव्य में जो भाव होते हैं, उनका संबंध आत्मा से होता है, यानी भाव आत्मा के रूप में होते हैं। कवि का जो उद्देश्य होता है, वो जो शिक्षा देता है, जो संदेश अपने काव्य के माध्यम से देता है, वो काव्य के भाव हैं और वो ही उसकी आत्मा कहलाते हैं। वही दूसरी तरफ जो भाषा शैली है, वो उसका संबंध उसके शरीर से होता है और उसके अंदर हम भाषा को पढ़ते हैं, काव्य के क्या गुण होते हैं, शब्द शक्तियाँ क्या हैं, अलंकार है, रस है, छंद है आदि। ये काव्य का कला पक्ष है जो कि उसका शरीर कहलाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भाषा शैली जो है वो कला पक्ष के अंतर्गत ही आता है। तो ये प्रश्न जो हैं इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के कला पक्ष पर विचार कीजिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो पवनदूती प्रसंग के आधार पर ही हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली पर विचार करेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है भाषा एवं शब्दावली। अब ये जो कविता है, पवनदूती जो काव्य है, वो प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के 6ठे सर्ग से ये ली गई हैं और प्रिय प्रवास जो है वो आधुनिक हिंदी यानी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। तो इस काव्य की भाषा कैसी हो गई? खड़ी बोली हो गई। और भाषा कैसी है? खड़ी बोली है वो तो सरल है, सहज है, वो भावों के अनुकूल है। भावों के अनुकूल हैं और पात्रों के भी अनुकूल हैं। अब पात्र इसमें है कौन? पात्र प्रमुख रूप से हम कहेंगे 2 ही पात्र हैं। एक तो है राधा और दूसरा है पवन। पवन को राधा और पवन 2 ही पात्र हैं। पवन को यहाँ मानवीकरण करके पवन को पात्र बनाया गया है। मानवीकरण अलंकार है, इसके हम अलंकार में पढ़ेंगे ये बात। तो राधा और पवन 2 ही पात्र हैं, तो हम कहेंगे कि उनकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है, सरल है, सहज है, वो भावों के भी अनुकूल हैं और जो पात्र हैं उनके भी अनुकूल हैं। अब हरिओद जी ने यहाँ पर इस काव्य में जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं उनका बहुलता से प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों की प्रधानता ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ जो तद्भव शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। तो ये था भाषा और शब्दावली, यानी भाषा कैसी है? सरल है, सहज है, सरस है, भावों के अनुकूल है, पात्रों के अनुकूल है और खड़ी बोली में रचित है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा हमारा बिंदु है काव्य गुण। देखिए, हम सभी जानते हैं कि गुण 3 होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ये 3 गुण माने गए हैं। तो इस काव्य में हम देखते हैं कि प्रसाद गुण है, सारी कविता में प्रसाद गुण है, प्रसाद। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि माधुर्य गुण भी दिखाई देता है, क्योंकि माधुर्य गुण कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का चित्रण है वहाँ पर माधुर्य गुण ही होता है। अब यहाँ पर राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है वो माधुर्य गुण के माध्यम से ही व्यक्त हुआ है। तो पूरी कविता में हम ये कहेंगे कि प्रसाद गुण और माधुर्य गुण की बहुलता है। और उसके बाद है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के हिसाब से हम कहें तो पवनदूती जो प्रसंग है इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अभिधा प्रमुख रूप से कौन सी शब्द शक्ति यहाँ पर? अभिधा शब्द शक्ति है। अब देखिए, कुछ कुछ स्थानों पर कवि ने मुहावरों का भी बड़ा प्रयोग किया है। जैसे
हे भगिनी मेरी बिगड़ी बात बना दे, इस तरह के जब मुहावरों का प्रयोग किया है कवि ने, तो भाषा में लक्षणा भी आ गई है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति का भी समावेश हो गया है। और जब हम कविता के अंत में जब देखते हैं कि राधा के प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो कवि ने प्रतीकात्मक रूप से की है, और वहाँ पर उस राधा का प्रेम व्यक्त करने के लिए जो प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है उसमें व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। तो हम कहेंगे तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अभिधा का, लक्षणा का और व्यंजना का, लेकिन प्रमुख रूप से इस काव्य में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति वो होती हैं जो पढ़ते ही सुनते ही आसानी से समझ आ जाती है। अगला हमारा बिंदु है अलंकार। अब वैसे तो हम कहेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इस पवनदूती प्रसंग में अलंकारों के प्रति कोई विशेष मोह नहीं दिखाया, यानी अलंकारों का प्रयोग कोई बंधे हुए तरीके से करने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन फिर भी अनायास रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही, या हम कहेंगे कि अपने आप ही इस काव्य में जिन अलंकारों की सृष्टि हो गई है, जो अलंकार आ गए हैं, वो जैसे अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा है, रूपक है और मानवीकरण। देखिए मानवीकरण हम जरूर लिखेंगे क्योंकि पूरी कविता में पवन को मानव की भांति उसका मानवीकरण किया गया। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ जड़ प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, उसे मनुष्य की भांति हंसते हुए, रोते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, बातें करते हुए एक मनुष्य की भांति चित्रित किया जाए, वह मानवीकरण अलंकार है। तो अलंकारों का प्रयोग भले ही कवि ने इसमें करने का प्रयास न किया हो, फिर भी स्वाभाविक रूप से, अनायास रूप से ही इनमें अलंकार आ गए हैं। अगला हमारा बिंदु है रस। अब पवनदूती काव्य जो है वो विरह का काव्य है। राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और कृष्ण उसको छोड़कर जो मथुरा चले गए हैं, उसके वियोग में राधा दुखी हैं, तो ये एक विरह काव्य है। तो इसमें वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार जो रस होता है उसके दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये काव्य में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रस का यानी वियोग श्रृंगार किसके अंदर उत्पन्न होता है? राधा के। तो राधा को हम क्या कहेंगे? आलंबन। राधा क्या है? आलंबन है। देखिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप वैसे ही समझ लीजिए। इस रस का जो स्रोत है वो राधा का हृदय है, राधा है वो। तो राधा यहाँ पर आलंबन के रूप में है और राधा की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन के रूप में है, यानी राधा श्री कृष्ण को पाने के लिए उसके प्रति जो उसका प्रेम है वो कैसे व्यक्त कर रही है, तो वो उसकी चेष्टाएं हैं और उसकी चेष्टाएं ही उद्दीपन कहलाएंगी। और पाठक यहाँ पर आश्रय के रूप में आया है। तो तीन चीजें होती हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। तो राधा यहाँ पर आलंबन है। राधा को कृष्ण के प्रति जो चेष्टाएं कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, वो उद्दीपन है और पाठक यहाँ पर आश्रय है। तो रस यहाँ पर कौन सा हुआ? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगला है छंद। अब जहाँ तक हम छंद के प्रयोग की बात करते हैं तो द्विवेदी युग में के जो अन्य कवि हैं, क्योंकि हरिओद जी जो हैं वो भी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवियों ने भी छंदों का भरपूर प्रयोग किया है। उसी प्रकार हरिओद जी ने भी हम देखते हैं कि संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग करने में वो सिद्धहस्त है और बड़ी उदारता के साथ उन्होंने अपने भावों के अनुसार, भाषा के अनुसार छंदों का प्रयोग वो करते हैं। जो उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसमें उन्होंने जो संस्कृत के वार्णिक छंद हैं उनका प्रयोग किया है, जैसे मालिनी छंद है, वंशस्थ छंद है, शिखरणी छंद है, मंदाक्रांता छंद है। लेकिन हम कहेंगे कि जो उनका पवनदूती काव्य है उसमें उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। ये संस्कृत का ही छंद है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। तो प्रिय प्रवास में सारे छंद मिलते हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। वंशस्थ है, मालिनी है, शिखरणी है, द्रुत विलंबित है,
तो वो प्रिय प्रवास में मिलते हैं। लेकिन पवन दूती काव्य प्रसंग में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग होता है। इसमें 17 वर्ण होते हैं और इसमें 27 मात्राएं होती हैं। 17 वर्ण और 27 मात्राओं वाला ये मंदाक्रांता छंद है जिसका प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। अंतिम हमारा बिंदु है शैली। देखिए, वैसे तो पवनदूत जो प्रसंग हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है, उसमें 2 शैलियों का प्रयोग किया गया है। एक तो है वर्णनात्मक शैली और दूसरी है संबोधन शैली। जब कविता के आरंभ में कवि स्वयं उस विषय को प्रस्तुत करता है, जैसे वो कहता है ना कवि सबसे प्रथम पद्यांश में कि नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मुना थी दिखाती। तो ये शुरुआत में जो शैली का प्रयोग हुआ है वो है वर्णनात्मक शैली। और जब उसके बाद राधा अपना संदेश पवन को देती है, कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए जो उसको अपना दूत बनाती है, वहां से लेकर अंत तक हम देखते हैं तो संबोधन शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो शैली कितनी है? 2 प्रकार की शैली है। वर्णनात्मक शैली जो काव्य की शुरुआत में की गई है और उसके बाद राधा का जो सारा का सारा संदेश है वो संबोधन शैली में है। तो ये उसके भाषा शैली के निम्न बिंदु थे। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि इस पवनदूती प्रसंग की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रसंगों के अनुकूल है, काव्य गुणों से युक्त है और शब्द शक्तियों से भी युक्त है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो रस से, अलंकार से, छंदों से और शैलियों से भी युक्त हैं। तो ये थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। इसी के साथ पवनदूती कविता पर आधारित हमारे सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।